आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम को पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बुक में और आप लोग पढ़े भी होंगे, उसमें पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक नहीं दिया जाएगा। कुछ चीज़ें मिसिंग रहती हैं, जैसे आप अभी देखने को मिलेगा आपको। और दो तीन चीज़ें और जो आपके इंटरव्यू में पूछी जाती है अक्सर, क्यों स्ट्रेन वाई एक्सिस पे रहता है, स्ट्रेस वाई एक्सिस पे रहता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों, मतलब आज हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम में ऐसा ही क्यों होता है, स्पेशली माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं माइल्ड स्टील में क्या होता है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम में एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन रहेगा, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस रहता है, ये आपका ओरिजिन रहता है। यहाँ से कर्व का बिहेवियर ऐसे दिखता है, ऐसे जा करके फिर ऐसे स्ट्रेन आके फिर यहाँ ब्रेक हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डॉट के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। पहला आपका वो ओरिजिन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है और ये जी है। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे क्यों स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे रहता है, स्ट्रेस वाई एक्सिस पे रहता है। इसका बेसिक से पहले आप समझिए। जैसे हम लिखे A इज इक्वल टू 4C, तब इसमें देखते हैं, अगर इसका ग्राफ बड़ा करने के लिए हमें बोल दिया जाए तो हम ऐसे बोल देंगे कि यहाँ पे A रहेगा, यहाँ पे C रहेगा, ऐसा हम कह नहीं सकते, लेकिन लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि जो C है इंडिपेंडेंट वैल्यू, C की वैल्यू पे A डिपेंड कर रहा है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है उसको x एक्सिस पर रिप्रेजेंट हम करते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है वो y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये मान लो एक रॉड है, इसमें जो हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसमें लोड अप्लाई करेंगे, ऐसे खींचेंगे तो सबसे पहले इसमें स्ट्रेन क्रिएट होगा, उसके बाद स्ट्रेस आता है। मतलब कहने का मतलब ये, पहले हमें चोट लगेगी तब दर्द होगा, पहले दर्द होगा तब चोट लगेगी, ऐसा नहीं है। पहले चोट लगेगी फिर दर्द होगा। तो जो चोट है वो स्ट्रेन है और जो दर्द है वो स्ट्रेस है। यानी मटेरियल को जो हम चोट लगाएंगे तो पहले स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन के बाद फिर स्ट्रेस आएगा। यानी सबसे पहले इसके बीच जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो यूनिट सेल है इसके अंदर, वो पहले स्ट्रेन की फीलिंग करेगी, अपने आप में खिंचाव की फीलिंग करेगी, उसके बाद इनके खिंचाव के रेजिस्टेंस की वजह से ये आता है स्ट्रेस। जो पहला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट ए रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शनल लिमिट। यानी अगर किसी भी माइल्ड स्टील को हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो पहला इंडिकेशन देगा, जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए तक क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट को फॉलो करता है। यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ बोलता है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो पॉइंट ए तक क्या हुआ, ये प्रोपोर्शनल लिमिट को फॉलो किया। उसके बाद और लोड अप्लाई करने पे स्ट्रेन के साथ जब स्ट्रेस में वेरिएशन आएगा, पॉइंट बी आएगा। पॉइंट बी को हम बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट। यानी इस पॉइंट पे मटेरियल को अगर जब स्ट्रेच करके छोड़ देंगे, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट। और पॉइंट सी को बोलते हैं अपर एंड पॉइंट, ठीक। और पॉइंट डी को बोलते हैं लोअर एंड पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट है, हम स्ट्रेस अप्लाई, हम लोड लगा रहे थे, स्ट्रेन भी आ रही थी, स्ट्रेस भी आ रही थी, दोनों बढ़ रहे थे, हमें समझ में आया। लेकिन अचानक सी पॉइंट के बाद डी, ये लोड लगाने पे स्ट्रेस नहीं बढ़ा, स्ट्रेन तो बढ़ा लेकिन स्ट्रेस घट गया, ऐसा क्यों हुआ? तो ये लॉजिक, यही सब छोटी छोटी चीजें हमें पढ़ना है, जो आपकी बुक में नहीं दिया रहता है, लेकिन एक्चुअली में हमको जानना होता है, क्योंकि इंटरव्यू में यही सब चीजें पूछी जाती है। ये सब, ये प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ये सब लगभग सब कोई जानता है, लेकिन आपको जानना होगा ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा। ये जो डायग्राम है ये स्पेशली माइल्ड स्टील के लिए है। अब देखिए आप लोग क्या हो रहा है, जैसे सी से डी तक, ये जो पॉइंट सी है, अपर एंड पॉइंट और लोअर एंड पॉइंट, इन दोनों के बीच ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोड तो अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेन तो मटेरियल में आ रहा है, लेकिन स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम देखते हैं जो माइल्ड स्टील होता है, एट रूम टेम्परेचर माइल्ड स्टील का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बीसीसी होता है। जो यूनिट सेल होती है, उसके अंदर जो यूनिट सेल होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है, वो बीसीसी होता है। यानी इसके कॉर्नर पे एटम रहते हैं
और इसके सेंटर में बैठा होता है, ठीक। तो अब जैसे ये यूनिट सेल है, इधर से हम लोड लगाएंगे और इधर से लोड लगाएंगे तो क्या होगा, ये वाली लेयर दोनों ऊपर जाएंगी क्योंकि ये खींचेगा तो सिकुड़ेगा ना, ये लेयर ऊपर जाएगी। तो ये जो बीच में कार्बन एटम बैठा है सब जो इसके कॉर्नर में है ये आयरन होते हैं और जो सेंटर में बैठा हुआ ये कार्बन होता है। तो कार्बन क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद जब दोनों लेयर ऐसे सट जाएंगी ये कार्बन इस लेयर की वजह से अपने आप को कंप्रेशन फील करेगा। तो जब कंप्रेशन फील करेगा तब जब तक ये रजिस्ट कर पाता है उस कंप्रेशन को तो अपर यील्ड पॉइंट आता है, ठीक है। लेकिन जब कंप्रेशन फील करते 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 अब इसको लगेगा कि ये लिमिट मेरा बर्दाश्त के बाहर है, यानी स्ट्रेस जो क्या है अब ये बियर नहीं कर पा रहा कार्बन। तो उसके बाद क्या होगा, ये कार्बन अपने स्पेस से जंप कर जाएगा, यहाँ से जंप करेगा किसी अदर स्पेस में जाएगा। जैसे ही कार्बन जंप करेगा तो यहाँ वाइड क्रिएट हो जाएगा। अब वाइड क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, वाइड क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ स्पेस हो जाएगा। उस स्पेस होने की वजह से क्या होगा, स्ट्रेस के लिए मटेरियल है नहीं बियर करने के लिए, तो स्ट्रेस को सडन डाउन हो जाएगा और स्ट्रेन हमारी बढ़ जाएगी। अब ये जो कार्बन है ये जंप किया दूसरे सेल्स में जाएगा, दूसरे यूनिट सेल के पास जाएगा, तो इसको दूसरे यूनिट सेल के पास एडजस्ट करने में, बैठने में या अपनी जगह बनाने में कुछ टाइम लगेगा। वो जगह बनाने में जो टाइम लगता है तो उस टाइम में फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस देती है। इस पूरे जोन को क्वाड्रेंट क्लाउडिंग जोन बोला जाता है, ठीक है। जब ये कार्बन अपनी जगह को पा जाएगा, किस जगह बैठना है वो स्टेब्लिश कर लेगा, तो वो क्या करेगा, पूरे सिस्टम के रैंडमनेस को इंक्रीज कर देगा। तो रैंडमनेस इंक्रीज होने की वजह से काफी सारी जो स्लिप प्लेन होती हैं, जो स्लिप प्लेन होती हैं ये क्या करेंगे, जो स्लिप प्लेन होती हैं वो क्या करती हैं कि रेजिस्टेंस को, जो एक दूसरे के ऊपर रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्ट न करके उसको सपोर्ट करने लगती है। तो ये स्लिप प्लेन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा वो रैंडमनेस, ये जब जाके हिंड्रेंस क्रिएट करेगा तो स्लिप प्लेन को रेजिस्ट कर देगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमेना जनरेट हो जाता है। इस स्ट्रेन हार्डनिंग में स्ट्रेन के साथ साथ स्ट्रेस में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। फिर हम आ जाएंगे पॉइंट एफ पे। पॉइंट को बोला जाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इस पॉइंट पे मटेरियल को जितना बियर करना था कर चुका है। इसके बाद मटेरियल में छोटे छोटे क्रैक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे, कप एंड कोन लाइक छोटे छोटे क्रैक बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब ऐसे छोटे छोटे क्रैक बनना स्टार्ट होंगे तो स्ट्रेस हमारा क्या होगा, क्योंकि क्रैक जब बनेंगे तो मटेरियल कम होगा तो स्ट्रेस हमारा डाउन होगा। स्ट्रेस डाउन होने की वजह से, कप एंड कोन फ्रैक्चर होने की वजह से यहाँ पे मटेरियल क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो टोटल जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम का है, टोटल हिडन मैसेज यही है। और जितने लोग मटेरियल साइंस या मटेरियल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई भी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, चाहे सिविल इंजीनियरिंग, उसमें अगर जो माइल्ड स्टील पढ़े हैं तो माइल्ड स्टील के लिए ये डायग्राम आदि उनसे पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो थोड़ा बेसिक्स पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि क्यों ये हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। आप जानेंगे नहीं तो ये रटना पड़ेगा, और रटना डेंजरस होता है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि वो आपके दिमाग में एक स्पेस बनाए रखना उसके लिए जरूरी होता है। अगर जब आप रट रहे हैं तो चीजें आपके दिमाग में इनर्शिया फॉर्म में स्टोर होती है, इनर्शिया आपके दिमाग को स्लो करता है। थैंक यू।